नमस्कार दोस्तों। तुर्की के अंदर बहुत ही खतरनाक तरीके से जो अभी अर्थक्वेक आया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। जहाँ तक मैं अभी पढ़ रहा था, मैंने पता लगा कि 6200 लोग मारे जा चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग अभी घायल हो चुके हैं। और आगे तक आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाएगा। और देखो, तुर्की के अंदर एक नहीं, बैक टू बैक 5 अर्थक्वेक आया है। जो पहली बार जो अर्थक्वेक आया था 7.8 मैग्नीट्यूड का था, फिर उसके बाद 7.6 मैग्नीट्यूड का आया, फिर 6 मैग्नीट्यूड का आया, फिर अगले दिन 5.4 मैग्नीट्यूड का, फिर 5.5 मैग्नीट्यूड का। मतलब एक तरह से बैक टू बैक अर्थक्वेक आया। बहुत सारा तुर्की को नुकसान हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत सारा डैमेज हो चुका है। और तुर्की ने बहुत सारे देशों से हेल्प मांगी है रेस्क्यू ऑपरेशन में, या फिर बात करें मेडिकल में, बहुत सारी मदद कोशिश की है। बात करें तुर्की है कहाँ पे, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे यूक्रेन, और यूक्रेन के यहाँ पे देखना आप तुर्की। और यहाँ पे जो एपिसेंटर है तुर्की, यहाँ पे जो भूकंप का जो नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई जहाँ पे। तो अभी एर्दोगन ने 3 महीनों की जो इमरजेंसी वो डिक्लेयर कर दिया है, और बहुत सारे देशों से उसने मदद मांगी है। बाकायदा इंडिया से भी मदद मांगी है। तो इंडिया ने भी जो लोग मारे जा चुके हैं थोड़ा शोक प्रकट किया है और मदद पहुंचाने का उसने वादा किया है। आपके सडनली आपके दिमाग में ये आया होगा, तुर्की तो वही है ना जो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, पाकिस्तान के साथ साथ बोलता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने मदद क्यों करनी चाहिए? देखो, पूरी दुनिया एक तरह से एक परिवार जैसी है। इस समय एक ऐसी क्रिटिकल समय में इन सारे गलेसी को थोड़ा भूल जाना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो तुर्की ने दिल से मदद मांगी है जो इंडिया से, तो हमें क्या मदद पहुंचानी भी चाहिए। और इंडिया ने मदद पहुंचाई भी है। 89 जो मेडिकल टीम है, मेंबर है, वो पहुंचाई है, रेस्क्यू टीम वहाँ पर भेज दी है। तो उसके बाद अभी तुर्की के जो एम्बेसडर ने उन्हें खुलकर इंडिया की तारीफ़ की है। उन्हें कहा कि हमें यकीन नहीं था इंडिया ने जो हमारी हेल्प की है, और खुलकर इंडिया ने जो उनकी हेल्प करने की कोशिश की है। और आप यहाँ पर देखना कितना ज़्यादा नुकसान वो हो चुका है। जो İnsanlar इंफ्रास्ट्रक्चर था yardım बहुत सारा bekliyor. डैमेज हो चुका है। बड़ी 112'ye बड़ी जो ulaşılmıyor. बिल्डिंगें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अभी तुर्की के अंदर ऐसी हालत हो Buradaki चुकी है तुर्की के अंदर। बात करें ये भूकंप आया कहाँ पे है, जिसका जो इसका एपिसेंटर है वो यहाँ पे है। बट ये मत सोचना कि ये तुर्की के अंदर ही आया, तुर्की के अंदर नुकसान हुआ। देखो, इसके बहुत सारे झटके सीरिया के अंदर देखे गए हैं, लेबनान के अंदर देखे गए हैं। बट ज़्यादा नुकसान है कहाँ पर? तुर्की और सीरिया के अंदर है। जो अभी मैग्नीट्यूड 5 बार लगातार अर्थक्वेक आया, 7.8 मैग्नीट्यूड का, 7.6 मैग्नीट्यूड का। तो आपके सडनली एक दिमाग में एक चीज़ आई होगी, तो हम कैसे पता लगाए कि एक तरह से कैसे, मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो ना कि 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, या फिर 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब इस टेबल से आप देख सकते हो, अगर भूकंप 2 से 2.9 मैग्नीट्यूड का होगा, थोड़ा बहुत हल्कन कंपन होगी, या फिर बात करें 3 से 3.9 मैग्नीट्यूड का होगा, तो ये सोचना कि अगर आपके पास से ट्रेन गई है या फिर कोई ट्रक गुजरा है, तो जो कंपन होगी ना, इतना थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा उसका वो मैग्नीट्यूड होता है। या फिर बात करें 5 से 5.9 मैग्नीट्यूड का होगा, वो कितना होगा? तो ये सोचना कि जो फर्नीचर जैसे जो भारी सामान है वो हिल सकता है। या फिर बात करें 7 से 7.9 मैग्नीट्यूड, ये कितना होता है? ये होता है कि अगर जो इमारत है पूरी तरह से गिर जाए, या फिर बात करें ज़मीन के अंदर जो पाइपलाइन है वो ब्लास्ट हो सकती है। और बहुत सारी जो पाइपलाइन है अभी तुर्की के अंदर ब्लास्ट भी हुई है। या फिर बात करें 8 से 8.9 मैग्नीट्यूड, ये होता कितना है? ये सोचना है कि जो पुल वगैरह वो गिर सकते हैं। और देखो, उसके बाद बात करें, अभी तुर्की ने जो हेल्प मांगी है, तो उसके बाद देशों ने कितनी क्या हेल्प किया। देखो, जहाँ पर साउथ कोरिया ने 5 मिलियन देने का उन्होंने वादा किया, चाइना ने 6 मिलियन देने की बात कही है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 11 मिलियन देने की बात कही है। या फिर बात करें रशिया ने अपने 300 सोल्जर्स या हेलीकॉप्टर रेस्क्यू वर्कर वो भेज दिया है। और इजराइल, देखो इजराइल ने भी अपने 150 इंजीनियर, मेडिकल स्टाफ मतलब भेज दिया है। देखो ना, यहाँ पे यह सोचना कि इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो लड़ाई है, जो पैलेस्तीन का मुद्दा हर बार तुर्की भी उठाता है, तो उसके बाद भी इजराइल ने क्या किया, तुर्की की थोड़ी बहुत मदद पहुंचाई है। अब बात करें तुर्की के अंदर जो भूकंप आया वो आया क्यों है, कैसे आते हैं, कितना ज़्यादा खतरनाक क्यों आया। तो पहले ये बात सोचनी होगी, जो धरती है बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बनी हुई है, मतलब स्थित है। या फिर बात करें इसके नीचे क्या है, लावा है। अब लावा के ऊपर है क्या, जो प्लेटें वगैरह तैरती हैं, आपस में टकराती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मतलब जब वो आपस में टकराती है या बात करें थोड़े बहुत टूटती है, तो उसके नीचे जो एनर्जी है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, मतलब अपने आप को बाहर धकेलने की कोशिश करती है। तो उसके बाद क्या है, जो डिस्टर्बेंस होता है ना, तो उसके बाद हम उसको ही बोल सकते हैं क्या, अर्थक्वेक आया। अब बात करें तुर्की की। देखो, तुर्की के अंदर ऐसा खतरनाक इसलिए है क्योंकि तुर्की ज़्यादातर हिस्सा इसका तुर्की का वो बसा हुआ कहाँ पर है, एनाटोलियन प्लेट के ऊपर बसा हुआ है। या फिर बात करें इसके आसपास, जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। अगर बाई चांस कल को अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट
आपस में मतलब शिफ्ट होती है, तो कहीं ना कहीं तुर्की है एक सैंडविच की तरह इनके बीच में फंस जाता है, और उसके बाद जो एनर्जी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो उसके बाद क्या है, जो भूकंप आते हैं। और बात करें इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि कल को थोड़ा बहुत कम मैग्नीट्यूड का आया, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी थोड़ी कम थी, जो उसका मैग्नीट्यूड था थोड़ा ज़्यादा था, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जो देखना, जो धरती के अंदर कई मील भीतर जब धरती के कई मील भीतर जब टेक्टोनिक प्लेट जब हिलती है ना, तो सैकड़ों परमाणु बम की बराबर जो एनर्जी बाहर निकलती है, इससे कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है, और डिपेंड कैसे करती है वो बताऊंगा। देखो जो ये एनर्जी है 2 स्टेप की होती है, और 4 टाइप की जो वेव है वो बाहर निकलती है। वो कौन कौन सी वेव है, देखो पहला स्टेप है ग्राउंड वेव, और दूसरे स्टेप है सेकंड वेव। अब पहले की बात करें, ग्राउंड वेव होता है क्या है, देखो ग्राउंड वेव ये सोचना कि जो भूकंप का जो एपिसेंटर है उससे जो पृथ्वी तक जो एनर्जी है, दो तरह की तरंगों से पहुंचती है, मतलब 2 तरह की वेव से पहुंचती है। कौन कौन सी वेव होती है, पी वेव और एस वेव। अब पी वेव और एस वेव कौन सी होती है, पी वेव और एस वेव ये सोचना कि जो पी वेव होती है ना, एक स्प्रिंग के टाइप की होती है, जैसे कि आप पेन के पीछे जो स्प्रिंग होता है उसको चटबिट चटबिट करते हैं, तो क्या है, जब पीछे से उसको दबाते हैं तो उसको आगे धकेलने की कोशिश करता है, वो सेम होता है पी वेव। मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, या उसकी स्पीड की बात करें, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और बहुत स्पीड से उस ऊपरली सतह तक, पृथ्वी की ऊपरली सतह तक ये पहुंचने की कोशिश करती है। या फिर बात करें एस वेव एस अल्फ़ाबेट के टाइप की होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर इसकी स्पीड है पी वेव के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर सेकंड स्टेप की बात करें सरफेस वेव, देखो जो फ्रीक्वेंसी जो वेव धरती तक पहुंची है, तो उसके बाद वो आगे बढ़ती कैसे है, मतलब आगे जो नुकसान करती है वो आगे बढ़ती कैसे है। उसके भी 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप की क्या है वेव होती है, कौन कौन सी होती है, एक रेली वेव, एक होती है लव वेव। अब रेली वेव ये होती है कि आप सोचना कि जैसे पौंड है, जैसे तालाब है, अब तालाब के अंदर हम पत्थर फेंकते हैं, तो उसके बाद जो ये वेव बनती है ना, जो लहरें सी बनती है, तो इस टाइप की होती है, और बहुत सारा खतरनाक नुकसान पहुंचाती है ये रेली वेव। अब दूसरी लव वेव की बात करें, ये सोचना कि सांप के आकार की होती है, जब जैसे सांप चलता है ना उस टाइप की होती है, थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है, और कंपेयर करें तो रेली वेव के मुकाबले। और जो अभी तुर्की के अंदर आई है वो लव वेव ही है। बात करें जो 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक अभी तुर्की के अंदर आया है, ये कितना खतरनाक है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पहले इसे टेबल के अंदर भी बताया था। बट ये सोचना कि 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अभी तुर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया, इतना खतरनाक है कि जो कहा गया है कि इसमें से 32 पेटाजूल जो एनर्जी बाहर निकली है। अब 32 पेटाजूल एनर्जी होती कितनी है, कि ये सोचना कि अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उसको लगातार 4 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकता है। अब फिर भी अगर नहीं समझ में आए, तो ये सोचना कि जो 7.8 मैग्नीट्यूड इतना होता है कि जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर जो परमाणु बम से गिरा था, तो उसमें से जो एनर्जी बाहर निकली थी उससे 32 गुना एनर्जी इसमें से निकलती है। अब देखो 2013 के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें 825 लोग मारे गए थे। 2015 के बाद 2 साल बाद 2015 के अंदर नेपाल के अंदर इतना ही 7.8 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था, जिसमें 9,000 लोग मारे गए थे। तो सडनली दिमाग में ये भी आया होगा, जब पाकिस्तान के अंदर आया ऐसे बहुत सारे मतलब कम लोग मारे गए थे, या फिर बात करें यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई, ऐसा कैसे। देखो डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक आ कहाँ पर रहा। अगर बात करें अगर रेगिस्तान के अंदर आएगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर अर्थक्वेक एक ऐसी जगह पर आए जहाँ पर पॉपुलेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, या फिर बहुत सारे लोगों की जो है नुकसान वो हो सकता है। और तुर्की के अंदर बहुत सारा है जो लगातार बैक टू बैक जो भूकंप आते रहे हैं। अक्टूबर 2020 के अंदर भी आया था, जिसकी मैग्नीट्यूड 7 मैग्नीट्यूड का था। फिर जनवरी 2020 के अंदर भी आया, 6.7 मैग्नीट्यूड का था। अक्टूबर 2011 के अंदर आया, मार्च 2010 के अंदर आया, अगस्त 1999 के अंदर आया, जिसकी फर्क मतलब मैग्नीट्यूड कितना था, 7.4 मैग्नीट्यूड का था, जिसमें से 17,000 लोग मारे जा चुके थे।